जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। सो ये जो कंसेप्चुअल सीरीज स्टार्ट किया गया है वेदर इट इज रिलेटेड टू साइंस, ठीक है, और डिफरेंट सब्जेक्ट जो भी हम यहाँ आपको करवाने वाले, स्पेशली साइंस के आपको बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या इन्वायरमेंट हो, इसके जो इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल सेक्शन है, स्पेशली अगर हम लोग फिजिक्स का बात करें, बायोलॉजी का बात करें, केमिस्ट्री का बात करें, तो वो हम आपको करवा रहे हैं। क्लास 10 से लेके आपका 12 के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन सकते हैं, इवन आपके नीचे के भी जो एनसीईआरटी के, जहां से क्वेश्चन डन है कि पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। एक और चीज, ये ऐसे कंसेप्ट है जहां से जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो बहुत कम लोग अटेम्प्ट करेंगे, बट आप अटेम्प्ट करके आओगे और वही पॉइंट होता है जहां आप अपना मेरिट श्योर कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। देखिए, जो हम यहां करेंगे वो कंसेप्ट वाली चीजें करेंगे, ठीक है। और जैसे कि आज जो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम करने वाले हैं, तो इसका जो फुल पीडीएफ है हम आपको रूटीन में बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा इंक्लूड करके दे देंगे, ठीक है। तो अभी आपका मेन फोकस ये रखिएगा कि मुझे समझना है, जो सर समझा रहे हैं चीजों को समझना है। देखिए, तो ये जो होगा आपका मेन पीडीएफ जो है, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा डिजाइन किया गया है। नीचे में आपका क्वेश्चंस भी जितने एग्जाम्स में पूछे गए, चाहे आरआरबी में पूछे गए, बीपीएससी में पूछे गए, पूरा का पूरा नीचे में हम क्वेश्चंस भी लगा दिए हैं। तो इसमें अभी आपको फोकस किस पे रखना है, तो अभी आपको बस समझने पे फोकस रखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं वो है हमारा श्वसन तंत्र है, उसका जो कंसेप्चुअल जो चीजें हैं वो हमें समझना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, एक बार मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ कि पढ़ने वाले। जैसे कि देखो, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, कितना एटीपी जो प्रोड्यूस होता है आपको जब आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। ये एक दरोगा का क्वेश्चन है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, वो हम डील करने वाले। देखिए, जब हम लोग श्वसन तंत्र का बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का बात करते हैं, तो सबसे पहला आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो आपको ये समझना, बातें बस आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। जो भी कंसेप्ट वाली चीजें मैं बताऊं उसको बहुत ही केयरफुली देखना है। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं अपना बॉडी का, ठीक है, तो बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए, आपका जो ये होल बॉडी है इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब जो हमारा बॉडी है, अब पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, हमारा जो बॉडी है जो एनर्जी यूज करता है, ठीक है, वो किस फॉर्म में यूज करता है, तो वो करता है आपका एटीपी के फॉर्म में। एटीपी मतलब क्या होता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका भी याद रखिएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये सब लिखा हुआ मिलेगा आपको, बस अभी समझने पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कंसेप्चुअल जो वीडियो से अब स्टार्ट किया गया है, पूरा एनसीईआरटी का नीचे लिंक होगा, जितना जरूरत है बस उतना हम आपको करवा रहे हैं, ये हम बार बार कहते हैं। तो जो बॉडी जो है, जो एनर्जी जो यूज करती है, ऊर्जा जो यूज करती है, वो करती है आपका किस फॉर्म में, तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो यूज करती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका का, ठीक है, ऊर्जा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, जो कोशिका का, ठीक है, एनर्जी करेंसी किसको बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, कोशिका का, ठीक है, एनर्जी करेंसी किसको बोला जाता है, तो आप याद रखिएगा, एनर्जी करेंसी जो बोला जाता है कोशिका का, एनर्जी करेंसी ऑफ जो सेल बोला जाता है, किसको बोला जाता है, एटीपी का। तो हमें ये समझ में आया कि जो हमारा जो बॉडी है, जो एनर्जी जो यूज करती है वो किस फॉर्म में यूज करती है, तो एटीपी के फॉर्म में यूज करती है, आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बट जब हम लोग कुछ भी खाते हैं तो क्या हम एटीपी खाते हैं, नहीं खाते। हम लोग जो खाते हैं वो खाते हैं बेसिकली, जितने भी चीज हम लोग खाते हैं उसमें मैक्सिमम चीज में जो क्या होता है वो होता है आपका कार्ब। कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कार्ब। तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा, तो पाचन तंत्र में हमने क्या पढ़ा था, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि श्वसन तंत्र का आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है, और इसमें कंसेप्चुअल चीजें क्या क्या पूछा जाती है, ठीक है। अब देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हम लोग चावल खाते हैं, ठीक है, तो उसमें मेनली क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा यूनिट है वो है आपका ग्लूकोज। तो आपको ये तो पता ही है कि जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज कैसे बना, तो ये आपने
पाचन तंत्र में पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या होता है, आपका छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है। जो सबसे छोटा यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या है, तो ग्लूकोज है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज क्या है, तो आपका एक कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। ये सब चीज बताया हुआ है, बस आप सुनते हुए चलना, एकदम दिमाग में रिकॉल कीजिएगा, ठीक है, इतना चीज समझ में आए। तो जो भी चीज हम लोग खाएंगे उसमें मेनली जो हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा रूप होगा वो होगा आपका ग्लूकोज होगा। तो मान लीजिए आपने चावल खाया, चावल में था आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, आपका पाचन होता है। पाचन होने के बाद जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है ग्लूकोज, जो हमारा बॉडी में जाता है, किसके थ्रू, पूरे बॉडी के सेल में। देखिए तो अब जो ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है, क्या होगा, आपका हर एक कोशिका में पहुंचेगा जितने, क्योंकि हमारा बॉडी क्या है, पूरा सेल से बना हुआ है। सेल से टिश्यू, टिश्यू, ठीक है, टिश्यू से फिर से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा बॉडी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो अब जो ये ग्लूकोज है, आप देखिए हम लोग पीते तो ग्लूकोज है, बोलते हैं ना एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज पी लेते, तो क्या डायरेक्टली ग्लूकोज पीते हैं, क्या हमें उससे एनर्जी मिल जाता है, जी नहीं। अब जो ये ग्लूकोज है, ठीक है, ब्लड के थ्रू, ठीक है, क्योंकि ब्लड में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटा यूनिट ग्लूकोज है, अब ये ब्लड में मिल जाएगा। और ब्लड के थ्रू क्या होगा, ये जितना भी हमारा बॉडी का सेल है, सेल तक पहुंच जाएगा। अब जब ये सेल तक पहुंच जाएगा, बातों को ध्यान दीजिएगा, अब जब ये सेल तक पहुंच जाएगा तो क्या ग्लूकोज से हमें डायरेक्टली एनर्जी मिल जाएगा, जी नहीं। ग्लूकोज का हमें ऑक्सीकरण करना होगा, ग्लूकोज का हमें ऑक्सीडेशन करना होगा। और जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे तब हमें क्या मिलता है, एटीपी मिलता है। तो ऑक्सीकरण अगर हमें करना है तो ऑक्सीकरण करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा। और ये ऑक्सीजन फिर कहां से मिलेगा बताओ, ऑक्सीजन मिलेगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से। जब हम सांस लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ऑक्सीजन है, मतलब एयर हम लोग अंदर खींचेंगे तो उसमें क्या होगा आपका, ठीक है, तो एयर जो है हमारे अंदर जाएगा और एयर के साथ साथ हमारा ऑक्सीजन भी जाएगा। तो इतना चीज तो आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए जब आप इतना समझ गए तो काफी चीज आप समझ गए श्वसन तंत्र में। अब देखिए, तो ये देखिए, ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला अभी भी आपका पुलिस, बिहार पुलिस में भी पूछा गया था, ठीक है। तो C6H12O6 ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप है। आपने कार्बोहाइड्रेट खाया था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, सबसे छोटा रूप जो बना वो क्या बना, आपका ग्लूकोज बना, ठीक है, जो कि क्या है, एक मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कहां पहुंचा, तो ये आपका जितना भी बॉडी है, ठीक है, जितना भी सेल है वहां पहुंचेगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण होगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा। तो हमने यहाँ ऑक्सीजन लिया है, O2 लिया है, ये कहां से आया है, तो ये हमने जो सांस लिया है उससे आया है, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है, आपका CO2 निकलता है, वाटर निकलता है और आपका ऊर्जा निकलता है। और ये जो ऊर्जा जो है आपका एटीपी के फॉर्म में निकलता है। और यही एटीपी का हम लोग यूज करते हैं अपना बॉडी को चलाने में। तो ये पूरा प्रोसेस है। समझ में आया कि आखिर हमें ऑक्सीजन की क्यों जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो जो आपका सिंपल भाषा में अगर बोलोगे तो जो ये ग्लूकोज है इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। और अगर इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा तो आपका एटीपी नहीं बन पाएगा। ठीक है, इतना चीज आप समझ गए। ये तो खैर बेसिक मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते। तो अब हम देखते हैं कि आखिर जो ऑक्सीजन है आखिर हमारा, ठीक है, ब्लड में पहुंचता कैसे। क्योंकि अगर ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचेगा तभी तो वो ऑक्सीजन फिर से आपका सेल हर कोशिका में पहुंचेगा। ठीक है, तो देखिए ये है आपका पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका क्या काम है, हर एक पार्ट का हमने काम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया भी और लिख भी दिया है पीडीएफ में, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी मेन जो है हमारा फोकस है आपका
जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो आपका श्वसन क्रिया होता है उसमें कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है वो देखेंगे, जिसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये भी देखेंगे ऑक्सीजन अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में, ठीक है, ग्लूकोज का क्या होता है और उसमें कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है। पूरा जो एक, ठीक है, एटीपी हमारे बॉडी में बनता है वो किस प्रकार से बनता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम ये समझते हैं कि हमारा बॉडी में, ठीक है, ऑक्सीजन आता कैसे, ठीक है, और वो किस तरीके से ब्लड में घुल जाता है। क्योंकि अगर वो ब्लड में एक बार घुल गया तो ब्लड के साथ हर सेल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका श्वसन तंत्र, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या होगा, यहां आप नाक से सांस लोगे, ठीक है, और नाक से जब सांस लोगे ये फाइनली आपका यहां है, ये आपका नेजल है, ठीक है। ये क्या होगा, आपका ट्रैकिया के थ्रू आपका यहां तक आएगा और ये आपका लंग्स जो है उसमें घुस जाएगा। तो आपको यहां ये समझना है, ये हो गया आपका क्या, ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया दो भागों में बढ़ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकी, ठीक है, ब्रोंकी। अब जो ये ब्रोंकी है, अब देखोगे छोटे छोटे इस तरीके से बढ़ जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब जो ये ब्रोंकी है किस में बढ़ जाता है, ब्रोंकियोल्स में बढ़ जाता है। अब जो ये जितना भी ब्रोंकियोल्स है, देखो ये हो गया ट्रैकिया, ट्रैकिया किसमें दो भागों में बट गया, तो ये बट गया आपका किसमें, ब्रोंकी में बट गया, ब्रोंकाई में बट गया, ठीक है। और ये ब्रोंकाई फिर से किसमें बट गया, ब्रोंकियोल्स में बट गया। अब जो ये ब्रोंकियोल्स देख रहे हो, ठीक है, इस पे क्या होता है, एक बैलून देखो, बैलून, गुब्बारा, गुब्बारा जैसा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। तो यहां क्या होता है, गुब्बारा जैसा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, हमने सांस लिया, ठीक है, सांस लिया ट्रैकिया से होते हुए, ठीक है, दोनों आपका ब्रोंकाई में गया, ब्रोंकाई से होते हुए क्या हुआ, ब्रोंकियोल में गया, और ब्रोंकियोल से होते हुए जो गुब्बारा बना होता है, गुब्बारा बना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एल्वियोली या कुपिका बोलते हैं, उसमें जाके क्या है, हमारा सांस जो है वो बैलून में भर जाता है। अब हमने जो सांस लिया है उस बैलून में जाके वो भर गया है, ठीक है, उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। अब याद रखिएगा ये जो आपका ये आपका जो कुपिका है, दैट मीन्स आपका एल्वियोली है। अब ये एल्वियोली के ऊपर क्या होता है, आपका बहुत सारे ब्लड कैपिलरी होते हैं, इसको मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। ब्लड कैपिलरी होते हैं, आप वो कैसे होता है तो ध्यान से देखिए, एकदम समझते हुए चलिएगा, ठीक है, क्योंकि समझना है यहाँ कि आखिर किस तरीके से पूरा का पूरा ये प्रोसेस होता है। अब ये देखिए, ये एक मैंने आपका कुपिका निकाला है, ठीक है, एक कुपिका है ये, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक कुपिका है, मतलब एल्वियोली है, ठीक है। अब यहां देखिए, अब जो आपका, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आपका जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहां से तो आपने क्या किया, सांस लिया, सांस लिया, इसमें क्या हो गया, आपका हवा भर गया, उस हवा में क्या है, आपका ऑक्सीजन है। तो ये तो आपका बैलून वाला, जिसको हमने क्या बोला, कुपिका, और इसको हमने बोला एल्वियोली, ठीक है, क्या बोला, एल्वियोली। इतना चीज समझ में आ गया। अब इस एल्वियोली के ऊपर एक जालनुमा संरचना होता है, ये सब जो देख रहे हो, ये जो एकदम जाल बना हुआ है, जालनुमा संरचना होता है, ये होता है आपका ब्लड कैपिलरीज, या आप इसको आप बोल सकते हो जो आपका रक्त कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो ये आपका ब्लड कैपिलरीज हो गया, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज। अब जो देखो, ये जो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है, रक्त कोशिकाएं के थ्रू ब्लड आएगा। ब्लड ये कहां से आएगा, तो हार्ट का काम क्या है, मैंने आपको पहले समझाया, हार्ट का काम क्या होता है, तब पंप की तरह काम करता है। तो देखो इधर से जो ब्लड आ रहा है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, उसमें क्या है, CO2 है। तो रक्त कोशिकाएं जो है, ब्लड कैपिलरिटीज जो है आपका, ठीक है, ब्लड, देखो रक्त कोशिकाएं मतलब ब्लड कैपिलरी, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरी क्या है, लेके आएगा, ठीक है, कहां से, हार्ट से लेके आया है, ठीक है। ये जो रक्त कोशिकाएं है, इसमें क्या है, रक्त तो है पर रक्त में क्या है, CO2 है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। और ये क्या आएगा, ये जालनुमा संरचना है, ब्लू वाला, देखो ब्लू वाला। तो यहां क्या होगा, आपका यहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, जो लंग्स है, ठीक है, जो फेफड़ा है, तो किस पार्ट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो एल्वियोली के थ्रू होता है। ये अच्छे से याद रखिएगा, कुपिका के थ्रू होता है। अब देखिए, तो ये कुपिका में क्या था, ऑक्सीजन था। तो अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन जो है आपका इस आपका ब्लड कैपिलरी में आ जाएगा, और जो CO2 है, जो CO2 है, ये आपका
इसमें कुपिका में चला जाएगा। मतलब यहाँ क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या हो गया, आपका ऑक्सीजन आ गया, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गया, और जो ब्लड से जो CO2 है वो आपका बाहर चला गया। इस बैलून में क्या हो गया, CO2 चला गया, और आपका इस बैलून से जो आपका ऑक्सीजन था ये ब्लड में आ गया। तो इसीलिए इधर में ब्लू दिखाया हुआ है, और इसके बाद जो वापस जा रहा है फिर से ब्लड में चला जाएगा, फिर से ये कहां चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। ये चीज मैंने आपको हार्ट वाला सिस्टम समझा के रखा है, ठीक है। यहां से हार्ट से आया, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं था, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं था, यहां उसने ऑक्सीजन प्राप्त किया, और जो ब्लड में CO2 था उसने इसको कुपिका में ये डाल दिया, और यहां से इसने ऑक्सीजन उठाया, और फिर से क्या हुआ, ये आपका हार्ट में चला गया, और फिर से हार्ट क्या होगा, फिर से पूरा बॉडी में इसको सर्कुलेट कर देगा, ठीक है। इसको और क्लियर तरीके तो यही लिखा हुआ है, देखिए, फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, डेप्लीटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, एंड ये आप जो मैंने समझाया वो फिर आप लोग हिंदी वाले को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने समझाया वही चीज है। अब यहाँ आइए, यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि देखिए ब्लड कैपिलरी है ये, ठीक है, रक्त केशिकाएं हैं, तो यहां से आया, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है आपका, तो ये एल्वियोली है, कुपिका है, तो इसमें क्या हो गया, आपका O2 दे दिया और CO2 निकल गया। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, देखो यहाँ O2 आ गया और CO2 जो है आपका ये अंदर घुस गया। समझ में आया, बेहतरीन। जब आप इतना आप समझ गए तो काफी चीज आप एक्चुअली समझ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें चला गया, ठीक है, और आपका ये जो ब्लड है, ब्लड में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ब्लड में ऑक्सीजन आ जाना मतलब क्या हुआ, आरबीसी, मैंने आपको एक चीज समझाया, तो आरबीसी जो होता है ब्लड में, रक्त जो आपको कोशिकाएं होती है, जिसमें मैंने आपको आरबीसी के बारे में पढ़ा है, तो आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है, और CO2 भी लेके आता है। तो अब क्या हुआ, यहां से आरबीसी क्या करेगा, जो कि ब्लड में ही होता है, वो फिर से क्या करेगा, आपका ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट कर देगा, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से, ठीक है, ऑक्सीजन जो है ब्लड में आता है और जो CO2 है वो बाहर बॉडी से जाता है। तो ये चीज जो हमने समझा कि कुपिका के हेल्प से, एल्वियोली के हेल्प से, एल्वियोली जो होता है, एल्वियोली के ऊपर क्या होता है, रक्त केशिकाएं होती है, ब्लड कैपिलरी होती है, और जो ब्लड कैपिलरी होती है उसमें एक तरफ से जो ब्लड आता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, वो लेता है कहां से, आपका एल्वियोली से, और O2 जो है इसको वापस इसमें एल्वियोली में छोड़ देता है, और ये जो ब्लड है पूरे सेल में पहुंच जाता है, किसके, ऑक्सीजन के साथ। समझ में आया, इतना चीज आपका यहां क्लियर हो गया। तो यहां से याद क्या क्या रखना है, पहला आपको याद रखना है एल्वियोली के बारे में। एल्वियोली क्या है, तो ये क्या होता है, लंग्स का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, तो यहाँ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, CO2 लेता है और O2 दे देता है आपके ब्लड में। अब ये जो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन आ गया है, अब क्या होगा, ये पूरे सेल में जाएगा, और सेल में जब ये जाएगा तो ऑक्सीजन इसके पास आ गया है, तो ये क्या करेगा, जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, उसको ऑक्सीकरण करेगा, और फिर से हमें ATP देगा और हम एनर्जी फील करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहां से दो चीज आपको आगे समझना है। क्या समझना है, तो आपको यह समझना है कि जो आपका, ठीक है, ऑक्सीकरण जो होगा, किसका ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होगा वो दो तरीके से हो सकता है, या इस तरीके से आप सोच सकते हो कि श्वसन जो होगा वो दो तरीके से होगा। एक ऐसा श्वसन होगा जिसमें ऑक्सीजन होगा, ठीक है, और एक ऐसा श्वसन होगा जिसमें आपका ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। अब इस तरीके से ध्यान से समझिए, देखिए कैसे, यही चीज है जो मैं आपको पूरा समझा रहा था अभी, पूरा डिटेल में यही चीज मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब देखिए, तो पहला जो होता है अनोक्सी श्वसन, इसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखिए, आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, पहला जो आपका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण होता है, वो आगे हम देखेंगे। पहला आप ये समझो कि श्वसन जो होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन जो होता है किस तरीके से होता है। तो पहला जो आपका रेस्पिरेशन होगा, पहला जो आपका श्वसन होगा, वो क्या होगा, आपको हम कह सकते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन होगा। विदाउट ऑक्सीजन मतलब क्या होता है सर, तो देखिए, अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल, अब ध्यान से समझना, दो चीज मैं आपको पहले यहां समझा देता हूं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। देखिए, ये है हमारा सेल, मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, मैंने आपको ये बताया कि जो आपका ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ब्लड के थ्रू क्या होगा, हर सेल तक पहुंचेगा, और सेल में आपको मैंने ये भी बताया था कि ब्लड के थ्रू ही आपका ग्लूकोज जो है वो आपका कहां पहुंचा था,
आपका सेल तक पहुंचा था। अब देखो दोनों चीज सेल तक पहुंच चुका है, ठीक है, ब्लड के थ्रू। अब देखिए ये जो हमारा सेल है ये एक एनिमल सेल है, जंतु का आपका सेल का स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपको दो चीज समझना है, एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और एक होता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो जब हम लोग श्वसन का बात करते हैं तो दो तरीके का श्वसन होता है, एक होता है एरोबिक, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसा श्वसन क्रिया जहां क्या होगा, ऐसा रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा, और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है, वो क्या होगा, जो आपका ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा, मतलब ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। तो जो ये साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें आपका क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन, एनएरोबिक रेस्पायरेशन में ऐसा श्वसन जहां ऑक्सीजन नहीं होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, आपका ऐसा श्वसन होगा, ऐसा रेस्पायरेशन होगा जहां ऑक्सीजन अच्छे मात्रा में होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहला स्टेप हम ये समझते हैं क्या, कि आपने इतना तो समझ लिया, क्या समझ लिया, कि हमारे पास ऑक्सीजन आ गया है, हमारे पास ग्लूकोज आ गया है, दोनों कैसे आया, तो ब्लड के थ्रू सेल तक आ चुका है। अब ये जब सेल तक आ गया, जो मैंने अभी आपको सेल दिखाया, तो जब ये सेल तक आ चुका है तो जो पहला, ठीक है, आपको इसको ऑक्सीकरण कराना है, ठीक है, ऑक्सीकरण कराओगे तभी तो आपको एटीपी मिलेगा, बट ऑक्सीकरण कराने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन किस तरीके से आया हमने वो भी समझाया। अब देखिए, तो अब आपको देखना है कि एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, ठीक है, और ऑक्सी श्वसन क्या होता है। तो जो आपका एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है ये होता है आपका किसमें, आपका कोशिका द्रव्य में। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है, जो सेल तक पहुंचा है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। अब इसमें क्या होता है, आपको याद रखना है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो होता है 2 पायरोबिक अम्ल में टूट जाता है, प्लस 2 एटीपी देता है। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, एनएरोबिक रेस्पायरेशन में, अनॉक्सी श्वसन में, ठीक है, मतलब यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का कोई बात नहीं हो रहा है। तो जब एनएरोबिक रेस्पायरेशन होगा, अनॉक्सी श्वसन होगा, तो जो हमारा ग्लूकोज जो था वो क्या होगा, 2 पायरोबिक अम्ल में टूट जाएगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, याद रखना, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है 2 पायरोबिक अम्ल में टूट जाता है, प्लस 2 एटीपी भी देता है। और ये कौन सा है, कब होता है ऐसा, तो ये होता है जब हमारा एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है। समझ में आया। और ये कहां होता है ये वाला चीज, जहां एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 पायरोबिक अम्ल में टूट जाता है, प्लस 2 एटीपी भी देता है। ये कहां होता है, तो आपको याद रखना है ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में। दैट मीन्स कहां होता है, ये आपका कोशिका द्रव्य में होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो यहां से आपने क्या समझा, यहां से आपने ये समझा कि जब अनॉक्सी श्वसन होगा, दैट मीन्स एनएरोबिक रेस्पायरेशन होगा, ये सबसे पहले ये कहां होगा, तो ये आपका साइटोप्लाज्म में होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। इसमें क्या होगा, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ जो ग्लूकोज है 2 पायरोबिक एसिड में टूट जाता है और प्लस 2 एटीपी बनाता है, और यहां ऑक्सीजन नहीं होता है, लिमिटेड आप समझ लो, ठीक है। इसलिए क्या होता है, पूरा इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है ग्लूकोज का, और इसे पायरोबिक अम्ल में टूट जाता है। इसीलिए जब आप दौड़ते हो तो आपको याद रखना चाहिए, जब आप दौड़ते हो तो आपको ऑक्सीजन का बहुत कमी हो जाता है, ठीक है, कमी हो जाता है, और सांस आप जल्दी जल्दी लेने लगते हो, और आपका क्या होता है, जो भी मसल होता है उसमें लैक्टिक एसिड आपका जमा हो जाता है, जिससे आपको दर्द होने लगता है। तो ये किस तरीके का श्वसन हो गया, तो ये हो गया आपका एनएरोबिक श्वसन, जिसमें क्या होता है, आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है। फिर से एक बार इसको हम लोग समझते हैं, और जो मेन पॉइंट है उसको आपको समझते हैं। सबसे पहले आपने ये समझा, पूरा सिनेरियो एक बार जल्दी से आप रिपीट करो। सबसे पहले आपने क्या समझा कि हमको अगर बॉडी में एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण हमें करना पड़ेगा, तभी हम एटीपी बना पाएंगे। उसके लिए हमने आपको यह समझाया कि किस तरीके से कूपिका जो होती है, ठीक है, जो ब्लड कैपिलरी होती है उसमें वो ऑक्सीजन डालती है और CO2 ले लेती है। अब क्या है, आपका जो सेल है वहां आपका ब्लड के थ्रू ग्लूकोज भी आ चुका है, और ब्लड के थ्रू आपका क्या आ चुका है, क्या ग्लूकोज प्लस आपका ऑक्सीजन भी आ चुका है। बट हमने आपको यह समझाया कि जब कोशिका में 2 चीज मैंने आपको बताया, एक बताया साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, जहां क्या होता है आपका
एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, यहाँ एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है 2 पाइरोबिक अमल में टूटता है प्लस 2 एटीपी बनाता है, और ये जो श्वसन होता है यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। इसमें हमें सिर्फ 2 एटीपी मिलता है, आपको ध्यान में रखना है। बिना ऑक्सीजन के क्या होता है, मसल में लैक्टिक एसिड बन जाता है, ये भी चीज आपको याद रखना है। तो यहां तक तो हमें ये समझ में आया कि ठीक, हमें सिर्फ 2 एटीपी मिला, बट इससे तो हमें काम चलेगा नहीं, हमारा बॉडी चल नहीं पाएगा। तो अब आगे समझना है, इसके बाद होता है, तो यहां से आपको याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। इसके बाद आपको समझना है कि ठीक है, अब समझो अब क्या होगा। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब कोशिका का जो श्वसन केंद्र होता है, श्वसन केंद्र जो होता है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो आपका कोशिका का श्वसन केंद्र जो होता है वो किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। अब क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीकरण होता है। अब कैसे, देखिए सबसे पहले जब एरोबिक रेस्पिरेशन का हम लोग बात करेंगे, ठीक है, हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन का जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या होता है आपका, जब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन का बात करेंगे तो इसमें ये देखेंगे कि इसमें क्या होगा, दो स्टेप में क्या होगा, आपका पूरा प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट होगा। पहला में क्या होगा, पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप वही होगा कि इसमें ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में मैंने अभी बताया था। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, जिसमें कि आपका एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो होता है 2 पाइरोबिक अमल में टूट जाता है और 2 एटीपी भी देता है, और इस टाइप के जो श्वसन होता है ये क्या होता है, एनएरोबिक और ऑक्सी श्वसन होता है। तो पहला स्टेप ये होता है आपका एरोबिक में भी, ठीक है। एनएरोबिक में तो सिर्फ ये होगा, ग्लाइकोलाइसिस वाला होगा, बट जब हम लोग किसका बात करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन का बात करेंगे, ऑक्सीशोषण का बात करेंगे, तो ये तो होगा ही, और साथ में देखिए ग्लाइकोलाइसिस हो गया, कहां हुआ, साइटोप्लाज्म में हुआ। इसमें क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो हो गया 2 पाइरोबिक अमल में टूट गया और 2 एटीपी हमें मिल गया। अब देखिए जो ये 2 पाइरोबिक अमल है, ठीक है, अब इसका क्या होगा, बेहतरीन तरीके से ऑक्सीकरण होगा, और ये ऑक्सीकरण कहां होगा, तो ये होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमेशा याद रखिएगा, क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, पहला पॉइंट। और क्या बोला जाता है आपका, साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब आपका कोशिका का श्वसन केंद्र भी बोला जाता है, क्योंकि मेन जो ऑक्सीजन का रोल होगा ये इसी में होगा। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल किसको बोलते हैं, तो देखिए ये जो 2 पाइरोबिक अमल है, इसका क्या होगा आपका, ये जो 2 पाइरोबिक अमल है इसका क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और इसके ऑक्सीडेशन से क्या होता है आपको याद रखना है, एक पाइरोबिक अमल जो है 18 एटीपी देगा, 18 एटीपी देगा, और 2 पाइरोबिक अमल है मतलब कितना एटीपी देगा हमें, 36 एटीपी देगा। तो 36 एटीपी हमें कहां कैसे मिला, क्रेब साइकिल से मिला। क्रेब साइकिल कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कैसे हमें 36 एटीपी मिला, तो जो हमारा 2 पाइरोबिक अमल था इसका प्रॉपर ऑक्सीकरण किया गया। कहां किया गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में किया गया। और 30, क्योंकि एक यूनिट ऑफ पाइरोबिक अमल का हम लोग अगर ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 38 एटीपी मिलता है, ठीक है। तो 2 अगर पाइरोबिक अमल का हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे तो कितना मिलेगा, 18 टू 36 एटीपी। और पहले से हमारे पास 2 एटीपी ऊपर से भी था, कहां से आया था ये, तो ये हमें आया था ग्लाइकोलाइसिस से। तो टोटल एटीपी कितना हो गया, तो टोटल एटीपी जो हो गया हमारा 38 हो गया। प्लीज इसको एक बार और आप अच्छे से देखिएगा, मैंने बहुत ही बेसिक से समझाया है। ऑक्सीजन से उठाया, ग्लूकोज से उठाया, दोनों को हम लोग ब्लड के साथ लेके आए। कहां तक लेके आए, तो सेल तक लेके आए। सेल में फिर से मैंने आपको बताया कि श्वसन जो होता है 2 तरीके का होगा। एक होगा जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा, तो वो होगा आपका, वो कहां होगा, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और एक जो होगा ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा, तो वो कहां होगा, तो वो होगा आपका साइटोप्लाज्म में होगा। तो जो साइटोप्लाज्म में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे, जहां 2 एटीपी मिलेगा। और जो आपका ऑक्सीशोषण होगा, जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ये 2 स्टेप में होता है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस भी होता है, क्रेब साइकिल भी होता है। और क्रेब साइकिल कहां होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसमें कितना एटीपी मिलेगा, 36 एटीपी मिलेगा। क्यों 36 एटीपी मिलेगा, क्योंकि एक पाइरोबिक अमल का
ऑक्सीकरण करेंगे तो कितना मिलेगा, 18 एटीपी मिलेगा। 2 पायरोबिक अम्ल है यहाँ तो कितना मिलेगा, 36 एटीपी मिलेगा, और पहले से 2 एटीपी था तो टोटल हमारा 38 एटीपी जो होगा हमारा जनरेट हो जाएगा जब हम लोग ऑक्सीकरण, ठीक है, शोषण करेंगे। दैट मीन्स हम लोग जब शोषण करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे तो 38 एटीपी मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको थोड़ा थकावट महसूस होता है या जब आप लोग काम करते हो तो एक लंबा सांस लेना इससे ज्यादा अच्छा फील होता है। इतना जल्दी नहीं होता है बट हाँ, इससे आपका ऑक्सीजन अंदर जाता है, इसलिए बोलता है कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करोगे, सुबह को अच्छे से ब्रीथिंग एक्सरसाइज करोगे तो आपके अंदर क्या होगा, जो आपका ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया तक अच्छे तरीके से ऑक्सीजन पहुंचेगा और आपको दिन भर आप एनर्जेटिक फील करोगे। ठीक है, ये एक सेल के बारे में मैंने बताया। पूरा बॉडी में, हमारा पूरा बॉडी बहुत सारे सेल से बना हुआ है, सब जगह यही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये पूरा कहानी था, मैंने आपको समझा दिया। बाकी अगर बात किया जाए कि बाकी जो श्वसन तंत्र है इसमें क्या क्या होता है, क्या काम है, कितना क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो ये सब मैं आपको पीडीएफ में डाल दिया हूं और इसका जो ऐप पे जो वीडियो डालेगा रूटीन में, उसमें आप ये चीज आपको समझा दिया जाएगा। पर मेन कंसेप्ट जो था ये आपको बताना था। अब देखिए, जैसे कि कुछ जो दरोगा में जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए कि जो क्रैब साइकिल होता है कहाँ होता है, ये पूछा गया था। ठीक है, कि क्रैब साइकिल कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, ठीक है, और ये आपका साइटोप्लाज्म मतलब आपका कोशिका द्रव्य और राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है आपका क्रैब साइकिल। क्या होता है, क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में याद करो कितना एटीपी आपने बनाया था, अभी बताइए जल्दी, तो 36 एटीपी आपने बनाया था। क्रैब साइकिल किसका पार्ट है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, मतलब ऑक्सीकरण शोषण का पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट ये किस में होता है, याद रखना, ये ऐसा कोशिकांग है, ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो ओनली प्लांट में मिलता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है इसका ही एक पिगमेंट होता है, क्या, क्लोरोप्लास्ट को और क्या बोला जाता है, किचन ऑफ सेल। जो आपका जो खाना बनाने का जो जगह होता है, क्वेश्चन पूछा गया था, जो किचन ऑफ सेल किसको बोला जाता है, तो किचन मतलब होता है जहां खाना बनता है, तो जो कोशिका का किचन किसको बोला जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट को ही बोला जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे हमने आपको बता के रखा है। और जो साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म तो कोशिका द्रव्य, इसे मैंने आपको क्या समझाया, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है आपका साइटोप्लाज्म में होता है, और अऑक्सीशोषण जो होता है आपका साइटोप्लाज्म में होता है, जिसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, आपका 2 एटीपी बनता है और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 पायरोबिक अम्ल भी बनता है। राइबोसोम, इसको मैंने आपको बताया प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। और कहा जाता है कि जो यूनिवर्सल कोशिकांग किसको कहा जाता है, यूनिवर्सल मतलब वो प्लांट सेल में भी मिलेगा, एनिमल सेल में भी मिलेगा, तो वो है आपका राइबोसोम। ठीक है, और याद रखिएगा सबसे छोटा कोशिकांग भी है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स भी है। तो इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा कि क्रैब साइकिल कहाँ होता है, तो आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया। ये 2400 का मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो दरोगा का मेंस का क्वेश्चन था। अब ये देखिए, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एरो, मतलब ग्लूकोज के एक अणु के एरोबिक श्वसन के दौरान कितने एटीपी अणु बनते हैं, तो मैंने अभी बताया था। यहाँ ऑक्सीकरण बोल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहा है, तो टोटल कितना बनेगा 36 + 2 दैट मीन्स 38। ठीक है, देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चीजें हैं जो मैंने बहुत ही कन्फाइंड वे में आपके सामने रख दिया। ठीक है, बाकी डिटेल वाला पीडीएफ आप लोग पढ़ लीजिएगा और वीडियो जो है डिटेल वाला भी वो भी देख लीजिएगा, नीचे लिंक होगा। अगर बनना है दरोगा या आप बिहार पुलिस का प्रिपेयर कर रहे हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। जय हिंद।